नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल। आज हमारे खास कार्यक्रम शुक्ल पक्ष में हमारे मेहमान हैं सुनील ग्रोवर, जिनके जीवन की शुक्ल पक्ष के बारे में बातें करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार सुनील ग्रोवर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। और मुझे आपके कार्यक्रम का नाम बड़ा अच्छा लगता है, शुक्ल पक्ष। सुनील ग्रोवर से बातचीत वहीं शुरू करते हैं कि लोग आपको इतना अंडररेटेड एक्टर क्यों मानते हैं। अब ये उनके ऊपर है। उनका वो इमोशन तो मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। हम्म। और मैं अपना काम करता रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि अपना भी शुक्ल पक्ष आएगा और उनको लगेगा कि ठीक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर चीज की एक प्रकृति होती है। शायद वही मेरी प्रकृति ऐसी हो कि धीरे 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 मुझे चलना है और धीरे धीरे अपना काम करते चलो। और उसमें कई बार अच्छा भी होता है, वो आपको पता नहीं होता कि शायद आपके काम में परिपक्वता आ जाती है, आप चीज़ें और समझने लगते हैं। और लोगों को पता होता है कि इसको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। लोग तभी आपको एक्सेप्ट करते हैं उस तरीके से, जब उनको लगता है कि हाँ, अब ठीक है। जैसे तो मैंने अभी पिछले दिनों तांडव देखी, तांडव के पहले भारत फिल्म रिलीज हुई थी। तो जी एक सुनील ग्रोवर है जिसको लोगों ने टेलीविजन पे देखा था और जिसको लोगों ने बहुत प्यार भी किया। जी और अब वो जो फिल्मों में आ रहा है और अलग अलग किरदार कर रहा है, जिसमें हो सकता है उसकी कला का, उसके किरदार में कहीं हास्य भी हो, उससे देख के हंसी भी आए, लेकिन वो अभिनेता पहले है। क्या कर रहा है वो सेकेंडरी है, लेकिन वो कोशिश तो कर रहा है। तो ये पूरा आपका अप्रोच, एक रोल आ रहे हैं वो आप कर ले रहे हैं कि पूरा प्लानिंग के साथ में आप कर रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे आप थोड़ा कॉमेडी कम करनी है और इधर ड्रामा पे ज्यादा ध्यान देना है। पंकज जी, कोई भी काम प्लानिंग के साथ तो हो ही नहीं सकता इस इंडस्ट्री में, कम से कम उन लोगों के साथ जो मेरी तरह मुंह उठा के आ जाते हैं कि यहाँ पे हमें काम करना है। और मुंह उठाने से मेरा तात्पर्य ये है कि जैसे मैंने ड्रामा में मास्टर्स किया, एमए हम्म। फिनिश करने के बाद चंडीगढ़ से, और मुझे यहाँ कोई क्लू नहीं था। और मैं एक्टिंग में ट्राई कर रहा था। एक आधे शो में आया जहाँ पे मुझे रिप्लेस कर दिया गया। फिर मेरा अपने ऊपर सेल्फ डाउट शुरू हो गया कि मैं एक दो तीन दिन की शूटिंग करने के बाद आपको रिप्लेस कर दिया जाता है एक शो में से। और फिर एक ऑडिशन हुआ जिसके अंदर मुझे कास्ट कर लिया गया, लेकिन शूट से मुझे एक दिन पहले, दो दिन पहले बताया गया, बहुत बड़ी फिल्म थी तो, कि मैं उसके अंदर नहीं हूँ। तो फिर अगेन सेल्फ डाउट शुरू हो गया। ये बताएंगे कौन सी फिल्म और कौन से शोज हैं? वो एक था टीवी शो, एक, उसके अंदर मैं था एक मुख्य भूमिका में, तीन लोग थे और उसमें से एक भूमिका मेरी थी। तो तीसरे दिन मुझे उसके अंदर रिप्लेस किया गया, दो दिन की शूटिंग के बाद। तो एक फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म है। तो एनीवे, तो वो जब वही जब जब जो होना होता है तब वो होता है। और उसके अंदर फिर मुझे पता भी नहीं था कि कुछ ऐसा करके कि एडवर्टाइजिंग में वॉइस ओवर करके एक फील्ड होती है। तो मैं हम्म। एक छोटी सी भूमिका निभा रहा था लेजेंड ऑफ भगत सिंह में। उसके अंदर राजकुमार संतोषी साहब बना रहे थे, हम लोग पुणे में शूट कर रहे थे। मेरा मुख्य कारण ये था, रोल छोटा सा था, कुछ ज्यादा करने के लिए मेरे पास था नहीं इस फिल्म में। तो ये था कि चलो 3 महीने वहाँ खाना वाना खा लेंगे, वहाँ रह लेंगे पुणे में, और कपड़े वपड़े धुलवा लेंगे। बल्कि मैंने तो अपने रूममेट के कपड़े भी धुलवा लिए, रमेश तौरानी साहब, सॉरी, बट हाँ, ऐसा था। तो तो वहाँ पे मुझे मेरी मुलाकात बाबा भाई से हुई। उन्होंने मुझे एक रेडियो वाणी करके एक स्टूडियो है वहाँ पे मिलवाया, ऑडियो स्टूडियो की, क्योंकि मैं अलग लोगों की नकल उतारता रहता था सेट के ऊपर। उन्होंने कहा ये तो बड़ी आवाज़ें निकालता है, इसको तो वॉइस ओवर करना चाहिए। तो मैं वॉइस ओवर पे चला गया और मुझे पता ही नहीं चला कैसे 8-10 साल वहाँ निकल गए। पैरेलली, साइमल्टेनियसली मैं थोड़ा थोड़ा टेलीविजन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं, अब मेरे पाँव जम गए थे वॉइस ओवर्स में। और मुझे कोई एहसास भी नहीं था कि आवाज़ें निकालना भी कोई कला है। और उससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। उससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। जब मैं वॉइस ओवर कर रहा था तो मैंने बड़े सारे किरदार वॉइस ओवर्स में किए। तो फिर हम्म। धीरे धीरे टेलीविजन शुरू हो गया। फिर टेलीविजन से एक एक ऐसा मुकाम आया जहाँ पे मैं टेलीविजन नहीं कर रहा था और समय ही समय था। तो उस वक्त पटाखा ऑफर हुई थी, तो मैंने पटाखा में अभिनय किया और मजा आया। तो मैं जैसे ड्रामा से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर आए आपने जिंगल किए, टीवी किया, फिल्म किया। पहला ब्रेक जो मिला होगा, पहला रोल जो आपने कैमरे में बोला कि कई बार आपको रिजेक्ट भी होता, आपको निकाल दिया गया, आपको शूटिंग शुरू होने से पहले मना कर दिया गया। जिस दिन पहले दिन कैमरा जो रोल हुआ और बोला गया एक्शन, वो कौन सा रोल था? पहला रोल क्या था वो? मैं चंडीगढ़ में जसपाल भट्टी साहब के साथ एक शो था उनका, फुल टेंशन में, कॉलेज फर्स्ट ईयर में था। तो वो चंडीगढ़ में रहता था उन दिनों में, वहाँ शिफ्ट हुआ था। तो ऑडिशन चल रहे थे तो मैं वहाँ देने चला गया। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था। तो एक डायलॉग था जो एक ग्रुप में खड़े हुए मुझे बोलना था। तो वो मैंने बोला तो मेरा दिल भदक 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 कर रहा था। तो पर वो बोला और वो ओके हो गया। मेरे को, मेरा तो, मैंने पहली बार बोला था तो कैमरा के सामने, ऐसा कैमरा के सामने जो दुनिया के सामने आने वाला है काम। छोटा सा था, लेकिन वो पहली दफा था जब मैंने कैमरा फेस किया था।
तो जसपाल भट्टी जी को क्रेडिट देते हैं कि वो लेके आए आपको उसमें थिएटर में या जो भी मतलब शो में? मैं बहुत हमेशा से उनका आभारी हूँ और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। कि मैं पहले क्या था, नकलें करता था स्कूल में, कॉलेज में, हंसाता था लोगों को। मुझे नहीं पता था क्यों हंसी आ रही है इनको। जब मैंने जसपाल भट्टी साहब के साथ काम करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ह्यूमर को आप लाइनों में भी पिरो सकते हैं और कैसे बात कही जा सकती है। और वो क्या थे, वो बड़े अनुभवी और गजब का टैलेंट था कि वो हर चीज में ह्यूमर निकाल लेते थे और उनके ह्यूमर में एक मैसेज होता था। तो वो इतनी लेयर्स ह्यूमर के अंदर समझ, मुझे पहली बार उससे मेरा साक्षात्कार हुआ और मैंने उसको फील किया कि यार ये एक चीज है। फिर मेरा सौभाग्य था कि वो मुझे लाइव शोज के लिए लेके जाने लगे, तो मैं उनके साथ काफी समय तक रहा। फिर मैं उसके बाद मास्टर्स जब मैं ड्रामा की कर रहा था, उसके बाद फिर मैं मुंबई आया। पर वो जो शुरुआती टाइम था, मैंने उनसे काफी कुछ सीखा। बड़ा तो टेलीविजन की मतलब एक तरह से देखा जाए, भारतीय टेलीविजन की पहली हस्ती थे जिन्होंने कॉमेडी शोज बनाने शुरू किए थे, उल्टा पुल्टा उस समय बनाया था। जी जी जी। और कितने लोग पसंद करते थे उनको, आज भी उनके कार्यक्रम आप भी देखता कर हूँ मैं, सकते आज भी देखता हूँ तो तब भी मीनिंगफुल। अभी पिछले दिनों एक वीडियो क्लिपिंग वायरल हो रही थी। तो वो भट्टी साहब ने तब की थी कोई एमएलएस के बारे में। तो वो अभी वायरल हो रही थी कि वो एक्चुअली जो समाज में जो चीजें चलती हैं उसको सेटायर तो जबरदस्त था, उनका सेटायर जो था दैट वाज अमेजिंग, मतलब। अद्भुत था। जी और आपका जो होते हैं किरदार, जैसे चाहे आप रिंकू देवी करते हैं, आप ये गुत्थी करते हैं या मशहूर गुलाटी करते हैं, उसमें भी एक सेटायर होता है। मतलब आप किसी भी कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट के उठाते हैं, उस पर कमेंट कर रहे होते हैं, जो कि बहुत रेयर होता है कॉमेडी में। कॉमेडी, स्लैपस्टिक कॉमेडी तो करना बहुत आसान है, लेकिन कंटेम्प्रेरी इशूज पे कुछ लाइन ला करके, हो सकता है राइटर्स की मदद मिलती है, लेकिन उसको परफॉर्म करना भी चैलेंज होता है। मैं बात कर रहा था भारत की फिल्म की। जब भारत फिल्म में आपने सलमान खान के साथ रोल किया होगा, तो जी। सलमान खान के साथ जब आप एक कैरेक्टर किया होगा भारत में, और ये माना जाता है कि जब भी आपको कभी किसी बड़े हीरो के साथ चांस मिलता है उसके साथ आने का एक फ्रेम में, तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि ये चांस जो है आपके मौके होते हैं। किस्मत जो है आपकी दरवाजा खटखटा रही है, कुंडी खटखटा रही है। अली अब्बास जफर से और सलमान खान से कितनी मदद मिली आपको उस फिल्म में अपना रोल करने की? सर मुझे ऑफ कोर्स पहले तो मैं हमेशा से जब मैं पढ़ता था एज ए स्टूडेंट, मैं सलमान खान साहब की फिल्में देखता था और बड़ा लगता था कि सलमान खान और क्या क्रेज़ है उनका। तो जब आप सेट पे जाते हैं, उनसे उनके साथ काम करते हैं, तो वो छवि नहीं हटती। अभी अभी तो एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक एक फैन मोमेंट होता है ना, वो रहता ही है। और उनका तो ऑरा बड़ा स्ट्रांग है। तो वो एक अपने आप में एक उपलब्धि लग रही थी कि हम लोग एक ही टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं। ओके, मैं शूटिंग तो बाद में आएगी। तो वो बड़ा एक अच्छा अनुभव था और उन्होंने भी बड़ा कंफर्टेबल महसूस कराया। इवन अली अब्बास जफर साहब जो उनके साथ मैं काम कर रहा था, तो एवरीबडी ट्रीटेड मी लाइक अ फैमिली मेंबर। और बहुत ही स्नेह, काफी अरसा शूटिंग चली इसकी। हमने काफी ट्रैवल किया अलग अलग विश्व के अलग अलग शहरों में। आबू धाबी में थे, माल्टा में थे, फिर हम लोग पंजाब में कुछ अरसा थे, दिल्ली थे। तो इस तरह से काफी ट्रैवल किया और मुंबई में भी शूटिंग थी, तो काफी रहे। तो बड़ा एक धीरे धीरे एक सहज भाव हो गया और बड़ा आनंद आया काम करते हुए इतने बड़ी प्रोडक्शन में। और तो क्या आपको लगता है कॉमेडी इजी है या ड्रामा इजी है? क्या लगता है आपको, आप किसमें ज्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं? मेरे हिसाब से तो अगर स्क्रिप्ट अच्छी है तो वो चाहे जो भी है, चाहे हम्म, ड्रामा है या कॉमेडी है, और रेलेवेंट है स्क्रिप्ट और हम्म। उसको पढ़ के बता रहा है उस समय जब आप पढ़ रहे हैं, तो वो अच्छी है। फिर विश्वास आपका बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आप एक अच्छे प्रोसेस का हिस्सा हैं, आपका किरदार अच्छा है। फिर चाहे वो कॉमेडी हो या सीरियस हो, जो भी हो, या ड्रामा हो किसी भी तरह का, या हाइटेंड रियलिटी हो या जी। स्लैपस्टिक हो, कुछ भी, वो लिखा अच्छा होना चाहिए तो आपका विश्वास उसमें आ जाता है। फिर अपने आप चीजें स्वतः निकलने लगती हैं। तो सलमान खान के साथ जब आप काम कर रहे थे, उन्होंने कभी कहा नहीं कि यार सुनील आजा, मेरा शो एक है, उसको कपिल शर्मा कर रहा है, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, आजा साथ में कुछ करते हैं? प्रोड्यूसर है मतलब उस शो के। ऐसे कभी उन्होंने इतना डायरेक्ट बात नहीं हुई मेरे साथ, बट हल्का फुल्का बात हुई, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा मुझसे पूछा नहीं। इशारों इशारों में कहा? नहीं, कभी ऐसा मुझसे बात की नहीं की डायरेक्टली, उन्होंने खुद मुझसे कभी बात नहीं तो जैसे कि मतलब एक होता है ना मनोरंजन, जो जो हमारा पूरी दुनिया है, चाहे फिल्म हो चाहे टेलीविजन हो, उसमें पेयरिंग का कमाल रहा है शुरू से। अगर आप देखेंगे ना, मतलब अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, उस तरह की पेयरिंग पहली बार टेलीविजन में बनी थी कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की। की। और जी किसी भी पेयरिंग को चलाने में दोनों की बराबर की जिम्मेदारी होती है, किसी जी एक के चलाए रहने से वो पेयरिंग नहीं चलती है।
तो जी। मैंने कहीं पढ़ा, आपने एक स्टेटमेंट दिया कि जब आपका झगड़ा हुआ कपिल शर्मा के साथ में, आपको लगा कि ये तो मेरा शो था ही नहीं। ये आपका कहीं स्टेटमेंट था कि मुझे बाद में समझ में आया कि ये मेरा शो नहीं था। वो जो एक हर्ट फील हुआ होगा कि यार मैं एक पेयरिंग बना के चल रहा था और ये तो शो मेरा कभी सिविल ग्रोवर का रहा ही नहीं। तो वो दर्द जो आपके तुम्हें समझ में आया होगा, उसका बाद में रिफ्लेक्शन क्या रहा, आपने क्या किया उसके बाद? वो एक उस मोमेंट की बात होती है कई बार, पर आप जब हाइंडसाइट यानी कि पीछे जाकर जब देखते हैं चीज़ों को मुड़ के थोड़ा समय गुजरने के बाद, तो आपको लगने लगता है कि ठीक है, वो उस मोमेंट की वो सच्चाई थी, उस मोमेंट का वो एहसास था जिसको आपने व्यक्त किया। अ, और उसमें कोई गलती नहीं है। आपको जो महसूस हुआ आपने उसको उन शब्दों में कहा। और अब मैं देखता हूँ तो मुझे पीछे देखते हुए अच्छा लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। हमने बहुत सारे लोगों को मिलके हँसाया और उस प्लेटफ़ॉर्म ने मुझे बहुत कुछ दिया। तो मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड महसूस करता हूँ उस प्लेटफ़ॉर्म के तो मुझे ये बताइए कि रिंकू देवी और गुत्थी, ये जो दो किरदार आपने किए महिला वेश धारण करके इसमें टेलीविजन में कैमरे में, इसका कहीं से इंस्पिरेशन था या आपने कभी पंजाब में नौटंकी या कोई दूसरा कोई नाच देखा या कुछ देखा? कहाँ से वो आते थे, उसके जो आते थे मतलब एक्सप्रेशंस जो आप लाते थे उसमें? पंकज जी, मुझे ना लोग बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे आसपास उनको देखना बड़ा अच्छा लगता है। और मैं एक्चुअली, मुझे आप कोई फिल्म वेब सीरीज ना भी दिखाएं चल जाएगा, पर मुझे लोग देखना बड़ा मेरे लिए ज़रूरी है। तो मैं, मेरे लिए एंटरटेनमेंट है, मैं उनको देखता रहता हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है। ऑफ कोर्स मैं वेब सीरीज फिल्में देखता हूँ क्योंकि उसमें दूसरों का जो एक्सप्रेशन है काम करने का समझ आता है कि लोग किस तरह से अपनी स्टोरी कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, किस तरह का अभिनय कर रहे हैं, और उससे मज़ा आता है। लेकिन मैं एक जनरल लेवल पे बात करता हूँ, मुझे लोग बड़े अच्छे, तो जब मैं डबवाली मेरे शहर में था, तो वहाँ पे ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, चोटियां पहन के घूमती हैं और इस तरह बात करती हैं। बल्कि मेरे एक दो रिश्तेदार भी हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा वरना वो बोलेंगे कि अरे, तो अपना शेयर मांगने आ जाएंगी। ये तो मेरा कॉपीराइट ले लिया इसने करेक्टर का। जब वो कॉपीराइट मेरा ही नहीं रहा तो फिर मैं उनको क्या करूँ। तो अ, तो वो उनको देखा, तो वो कहीं ना कहीं उसको कॉमिक वे में, मैं आप दोस्तों में बैठा हूँ तो मैं करता था, वो लोग एंजॉय करते, तो फिर एक दिन टीवी पे किया और वो वर्क कर गया। तो वो फिर इसी तरह से रिंकू भाभी, तो इस तरह की महिलाएं हम लोग देखते रहते हैं, इस तरह जो बात करती हैं आसपास कहीं चलती और फिरती मशहूर हैं। गुलाटी? मशहूर गुलाटी जैसे लोग बहुत सारे हैं। और उसके अंदर ऑफ कोर्स थोड़ा उसका कैरिकेचर बना दिया उन लोगों का, थोड़ा सा हाइट एंड रियलिटी कर दिया, लेकिन मशहूर जी गुलाटी जैसे लोग भी बहुत हैं। और एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास हम लोग जाते थे, तो वो बड़ी सारी बातें करते थे, उनका लहजा कुछ ऐसा था। और फिर एक बार हमारे एक टीचर थे, वैसा बोलते थे, और एक प्रोड्यूसर भी थे, तो उन सब लोगों को मैं देखता था, उनका एक स्टाइल था और बड़ा कॉमन था। तो फिर मैंने, जब मैं वॉइस ओवर करता था रेडियो स्पॉट के दिनों में, मैंने कुछ इस तरह की आवाज़ में कुछ रेडियो स्पॉट्स किए थे, और वो मुझे करते हुए बड़ा मज़ा आया। तो फिर मैंने उस चीज़ को दिमाग में थी और फिर मैंने उसको यहाँ पे किया। रेडियो स्पॉट कौन सा आपका सबसे ज्यादा रहा होगा जो आपके दिल के करीब अभी भी याद होगा आपको, जिसको पहले तो मैंने आवाज लोग पहचान गए? बहुत सारे किए मैंने। एक रेडियो प्रोग्राम भी किया, सुड करके आता था, हंसी के हाँ हाँ मारे हाँ, रेडियो। सुन रहा, करेक्ट, हाँ। तो वो रेडियो प्रोग्राम था। और मैंने बहुत सारे रेडियो स्पॉट किए, कुछ हजारों की तादाद में किए उन सालों में। और जो एड फिल्म्स थी उनमें वॉइस ओवर्स किए। तो कई क्रिकेटर्स की, कई एक्टर्स की मैंने अलग अलग लैंग्वेजेस में, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, और दूसरी 10-12 लैंग्वेजेस में डब किया उनको। तो वो एक टाइम था जब वो भी बड़ा मैं एंजॉय करता था। सिनेमा आपका, जैसे आपने डबवाली का जिक्र किया तो मुझे याद आया आपने बीच में एक पंजाबी फिल्म भी की है। जी, वैसाखी लिस्ट। हाँ। पंजाबी सिनेमा में आप अगर लौट के अब, आज से, उस समय जब वैशाखी लिस्ट की होगी तब शायद उतना लोगों ने रिस्पॉन्स न दिया हो जैसा भी रहा, आज की तारीख में जो पंजाबी सिनेमा का स्तर बना है, जो उसका बिजनेस हो रहा है यहाँ पे या वर्ल्ड ओवर जहाँ बाकी जैसा रिस्पेक्टेबल है, जी। और तमिल तेलुगु या हम साउथ का जब सिनेमा देखते हैं उसके बिजनेस का रेशियो देखते हैं, तो वो जो एक अलग अलग एक लेवल बन गया सिनेमा के, तेलुगु सिनेमा में, तमिल सिनेमा में कोई भी फिल्म 150 करोड़ 200 करोड़ कर सकती है, सिर्फ वहां की फिल्म उस भाषा में बनी जी। हुई। बाकी भारतीय भाषाएं, चाहे वो पंजाबी सिनेमा हो, चाहे भोजपुरी सिनेमा हो, या और उत्तर भारत की जो भारतीय भाषाएं हैं, उनको जी। क्या हिंदी की वजह से वो दब गई है? ऐसा कुछ आपको लगता है कि उस सिनेमा का उतना विकास नहीं हो पाया? मुझे लगता है बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके। एक एक कारण नहीं है। एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे अगर
हिंदी के करीब जो भाषाएं हैं, हिंदी के जो पास की भाषाएं, तो उनको हिंदी फिल्में देख के ही समझ में आ जाती है। तो वो भी एक कारण हो सकता है। और दूसरे सिनेमा हॉल्स जो हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं कि आपके स्टेट में कितने सिनेमा हॉल्स हैं ताकि लोग वहाँ तक देखने जाएं। वेरी तो वो भी बड़ा कारण है कि अगर सिनेमा हॉल ही नहीं है, वो सिर्फ साउथ में मेट्रो बहुत सिटी सारे हैं, बहुत ज्यादा सिनेमा। में बहुत है, तो जब बहुत सिनेमा हॉल होंगे तो वहाँ फिल्में उतनी जगह रिलीज होंगी, ऑफ कोर्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अब यहाँ क्या होता है कि आपके सिनेमा हॉल है थोड़े, तो लोग दूसरे तरीके से फिल्में देख लेते हैं, कंजम्पशन कर लेते हैं, टेलीविजन देख लेते हैं, क्योंकि रीजनल का एक, जो उस रीजन में रहता है उसको अपनी रीजन की जुबान में देखने का अलग मजा आता है, और उस कल्चर को आप और अच्छे से बयान कर सकते हैं उन भाषाओं के जरिए जो है। तो ये एक कारण है। और फिर जब सिनेमा हॉल नहीं होंगे तो रेवेन्यू नहीं होगा, जब रेवेन्यू नहीं होगा तो उतना पैसा डलेगा नहीं, तो फिर उसका स्तर कैसे बढ़ेगा। तो ये कुछ कारण है, और भी कारण हो सकते हैं। मुंबई में कितने आपको 20-22 साल तो हो गए होंगे ना? जी, मैं सन 2020 अगस्त सन 2000 को आया था, पर एक साल मैंने कोई काम नहीं किया। 20 21 में से साल मैंने, तारीख भी याद है आपको? जी मैं 20 तारीख को सुबह 5 बजे उतरा था बोरीवली स्टेशन पे। तो उसमें कोई था यहाँ परिचित अपने मुंबई में? हाँ, एक्चुअली क्या था, मेरा आना बड़ा एक, जैसा मैंने कहा कि कई चीज़ें आप प्लान करते हैं वो कैसे होती हैं वो पता नहीं। तो मेरा हाँ। एक दोस्त है, जो हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामा में इकट्ठे पढ़ते थे, तो वो मुंबई आ गया था हम अपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके यहाँ मास कम्युनिकेशन का कोर्स करने के लिए। और वो एक उसके दोस्त थे जिनका अपना एक फ्लैट था जुहू में, वो वहाँ रहता था। मोहित का एक दोस्त था नितिन, तो हम लोग उन्होंने, मोहित का मुझे फ़ोन आया कि हमें एक बंदे की और ज़रूरत है, फ्लैट बड़ा है, तो तू आना चाहेगा। तो मेरे को प्लान नहीं था, मैंने कहा ठीक है। तो मैं फिर बस्ता उठाया और आ गया। एक साल आपने पहले मुंबई को समझा? मैंने अपने आप को भी समझा, मैं जुहू बीच पे घूम रहा था। एक्चुअली क्या था, मैं नॉर्थ में जब था ना, तो मैं हम्म। यहाँ पे कुछ शोज कर रहा था, स्टेज शोज कर रहा था, ड्रामा कर रहा था, थोड़े बहुत पैसे कमा रहा था। तो मुझे लगता था कि यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी में था, तो मैं यूनिवर्सिटी में पॉपुलर था, तो मैं जो ड्रामा करता था या जिस तरह से स्टेज शो होस्ट करता था या और एक्टिविटीज करता था, कैरिकुलर एक्टिविटीज, तो उसकी वजह से मैं पॉपुलर था। तो मुझे लगता था कि यार यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ काम चलने लग गया, जसपाल जी के साथ काम कर रहा था, और मैं अलग अलग शोज होस्ट करता था और सीरियस थिएटर भी करता था, ड्रामास। तो मुझे लगता था कि काम तो चली जाएगा, एक साल ऐसे पहले मजे कर लो, घूम लो फिर लो देख लो। तो वो घूम लो फिर लो देख लो जो ओवर कॉन्फिडेंस था, जो ऐसा बढ़िया से उसके ऊपर जो समझ आया मुझे बाद में, तो एक साल के बाद जुहू से मुझे पैसे मेरे खत्म हो गए, शिफ्ट होना पड़ा मुझे गोरेगांव में, ईस्ट में, 1 रूम किचन अपार्टमेंट में। और जो कि एक अच्छा अनुभव था, क्योंकि अब सब चीजें बदल गई, सारे समीकरण बदल गए। हम्म। तो फिर समझ में आया, फिर मैंने काम के प्रति थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। जो मेरा कॉन्फिडेंस था, वो लगा कि ये नया शहर है, यहाँ तो सब कुछ नए सिरे से सीखना होगा। तो पहली बार किसी ने आपको मॉल में या कहीं सड़क चलते आवाज जब दी होगी, अरे ये तो सुनील ग्रोवर जा रहा है, वो बताइए मुझे किससे जब पहली बार किसी ने ऑटोग्राफ लिया होगा या किसी ने आवाज देके पहचाना होगा, याद है वो घटना? जी, मुझे अच्छे से याद है। एक्चुअली वो रेडियो प्रोग्राम की वजह से था, अच्छा। जिसमें मेरी शक्ल नजर नहीं आती। तो मेरे दोस्त है रोहित, दिल्ली में उसकी शादी हो रही थी, मैं मुंबई में था, और वहाँ पे दिल्ली में उसकी शादी अटेंड करने गया था, और हम लोग सड़क पे नाच रहे थे। तो पेट्रोल पंप के और वहाँ पेट्रोल पंप पे मैं कुछ पैसे छुट्टे कराने के लिए गया, घोड़ी के आगे नाचते नाचते। तो उसने बोला, आप शूट करते हैं? उसको कैसे मालूम? कहता डाई हार्ड फैन हूँ, मैंने इंटरनेट से पता लगाया कि आप करते हैं। तब तक मैं एक दो साइमल्टेनियसली थोड़ा एक स्पूफ शो करता था फिल्मी चैनल के ऊपर, उसकी वजह से हल्की फुल्की मेरी शक्ल भी जानी पहचानी थी, कई लोग थोड़ा बहुत जो देखते थे पहचानते थे। पर एक्चुअली क्या था, मुझे जब पहली बार जो एहसास हुआ था, वो तो स्कूल में हो गया था, लोग थोड़े थे। पर नाइन्थ में मुझे याद है, मैं एक परफॉर्म कर रहा था, मैं 7th 8th में परफॉर्म करना शुरू किया था, और नाइन्थ में जब मैं परफॉर्म कर रहा था, तो जैसे ही मैं स्टेज पे आया, सब लोग तालियां मार रहे हैं, वो मजा कर रहे हैं। और 10th में मेरे से एक्सपेक्टेशंस हो गई थी, जब फेयरवेल पार्टी थी कि ये परफॉर्म करेगा, तो फिर मैं कॉन्शियस हो गया था। और नाइन्थ में मैं कॉन्शियस नहीं था इतना। मेरे साथ एक किस्सा और हुआ था, जब लोगों का प्यार काफी तादाद में, जब मैं गुत्थी बन के एक दिन स्टेज पे चढ़ा, उससे पहले मैं स्टेज शोज करता था, टीवी करता था, लोग पहचानते थे। लेकिन अब एक शो था जो मैं जिस तरह रेगुलरली लाइव शोज में होस्ट कर रहा हूँ, तो उस पहली बार एक डिमांड आई कि गुत्थी बन के जाना है, और मुझे लगा ठीक है, टीवी पे आता है प्रोग्राम, कुछ एपिसोड्स आए थे। तो मैं स्टेज पे जैसे गया, तो कुछ शाम का टाइम था, 6:30 7 बजे का, और एक साथ 3 4 हजार ऑडियंस थी, और उनके ना सबके फ्लैशेस उठे कैमरा के। ओह।
वीडियो बना और हल्ला आया जोर से। अब मुझे लगा मेरे पीछे कोई फिल्म स्टार तो नहीं आ गए, तो एक्चुअली पीछे मुड़ के देखा कि ये हल्ला किसके लिए कर रहे हैं। मुझे इतने हल्ले की आदत नहीं थी, ये तो मैं वेरी खुद गुड। किया था ऑडियंस में खड़े होके। और जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था और सामने इतने सारे लोग थे। तो वो एक मोमेंट था जो बड़ा स्पेशल है मेरे लिए। तो वो फिर मैंने उस मोमेंट में 5-7 थैंक यू बोले मन में, और फिर मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं कहा चुप। तो फिर हल्ला आया बड़ा। तो मुझे लगा यहाँ तो स्क्रिप्ट की भी जरूरत नहीं, जो मैं जोक सोच के आया हूँ। तो वेरी मुझे गुड। लगा चुप और इसी में काम चल रहा है। तो तो आपका रोल आपके माता पिता ने कभी देखा होगा फिल्मों में या टेलीविजन पे या थिएटर में वहां देखा होगा, तो उनका रिएक्शन क्या था और उनका कितना सपोर्ट रहा आपको इस करियर को चूज करने में? मेरे पिताजी का बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। जैसे स्कूल में हम लोग ड्रामा की प्रिपरेशन करते हैं, पोएम की रेसिटेशन कंपटीशन थे, या वो गाते भी हैं तो उन्होंने गाना सिखाया। या पोएम का अगर मान लीजिए सुबह कंपटीशन है तो उन्होंने मुझे पोएम बोलना सिखाया, और उसके अंदर कैसे बोलना है तो प्रैक्टिस करवाते थे। तो उनका जो समय है वो अच्छा। बड़ा अमूल्य है जो उन्होंने दिया मुझे। तो वो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है। और छोटे शहर में था तो एक्सपोजर थोड़ा कम था, तो लेकिन उनका खुद के ड्रामेटिक्स में इंटरेस्ट होने की, हालांकि वो बैंक में जॉब करते थे, लेकिन ड्रामेटिक्स में इंटरेस्ट होने की वजह से वो मुझे कुछ ना कुछ सिखाते थे और बताते थे। और वो है फिर टीचर्स, जो ड्रामा टीचर्स थे स्कूल में हमारे, डाबला सर, वो बड़ा सिखाते थे। फिर जो मेरे एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ में जो ड्रामा टीचर्स, उनका तो बहुत रहा है। और साथ ही में कई लोगों के साथ पैरेलली जो इंडिपेंडेंट थिएटर रन करते थे, 2-3 बहुत ही टीचर लाइक पर्सनैलिटीज जिनके साथ लेकिन काम किया। पहले पहले ड्रामा कोच आपके आपके पिताजी रहे। हाँ जी, पहले पिताजी, फिर वैसे बच्चा जो एक्चुअली है एक्टिंग करना जो शुरू करता है वो अपनी माँ के सामने एक्टिंग करना शुरू करता है कि कुछ करो, खाना खाना हो या मिठाई खानी हो या करना हो, लेकिन आपके पिताजी ने पहले सिखाया आपको। सिखाया। और एक्चुअली मेरे रिलेटिव्स की एक्नॉलेजमेंट भी बहुत रही। जैसे कोई फैमिली फंक्शन है तो मुझे खड़ा कर देते थे कि ये इसकी बड़ी मामी की आवाज़ निकाल के दिखा, छोटी मामी की आवाज़ निकाल के दिखा। और ये मैं वो सब करता था और सब लोग हंसते थे। फिर मैं बोलता था कि हमारी गली में एक आदमी था, वो कभी कभी शराब पी के हल्ला करता था, तो मैं उनकी एक्टिंग करता था। या कोई बुजुर्ग औरत थी हमारे घर के बाजू में, पास में, तो मैं, वो आती थी तो मैं उनकी नकल करता था। तो वो सब लोग हंसते थे उसको देख के। तो वो क्यों हंसते थे उस वक्त मुझे नहीं पता था, पर उससे मेरा ड्रामेटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ गया। और आपका आपका जो मतलब आप जब देखते होंगे, अब जब बच्चे छोटे रहे होंगे, आपने सिनेमा देखना शुरू किया होगा तो जगदीप जगदीप को देखते होंगे, महमूद को देखते होंगे, जॉनी वॉकर को देखते होंगे। ये जो एक कॉमेडियन की एक रेंज रही है हिंदी सिनेमा में, मतलब अभी आप लोग आए हैं तो उसके बाद फिर से रिवाइव हुआ है, लेकिन आई गेस कि वो जो पूरी रेंज थी वो एक बहुत लंबा सिलसिला रहा है हिंदी सिनेमा में कॉमेडियंस का, पूरा हास्य कलाकारों का। मतलब मुझे तो ये बताया गया कि पहले फिल्में जब बनती थी, ये होता था कि महमूद साइन हो गए फिल्म में और फिल्म बिक जाती थी, जॉनी वॉकर साइन होते थे फिल्म में और फिल्म बिक जाती थी, डिस्ट्रीब्यूटर्स खरीद लेते थे। वो जो रुतबा रहा है हिंदी सिनेमा में एक हास्य का, उसको वापस तो लानी, लेकिन आपने इन लोगों से क्या क्या सीखा, किसको किसको देखा ज्यादा? मैं बचपन में जब मुझे ना राजेंद्र नाथ साहब बड़ा इम्प्रेस करते थे जब भी वो स्क्रीन पे आते थे। तो मैं बड़ा उनको देख के एक्साइट हो जाता था। जॉनी वॉकर जब आते थे स्क्रीन पे तो बड़ा अच्छा लगता था। और ओम प्रकाश, हाँ। केशव भी, तो इतने लेजेंड कलाकार जब मैं इनको देखता था कॉमेडी करते हुए, तो बड़ा अच्छा। आसिफ सेन साहब जब स्टेज पे फिल्म में आते थे तो उनका जो टोन था मुझे बड़ा अच्छा था। अरे भगवान, हाँ यही तो बैठे हैं, अभी एक लाइन है वो, अभी भगवान यहीं तो बैठे हैं, इतनी लाइन को वो इतना तरीके से बोलते थे, सजा के संवार के, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। तो वो मुझे लगता था कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से हंसा रहे हैं और इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे केशव साहब आते थे ये ऐसा करके करते, तो देखने में बड़ा मजा आता था। तो एज अ चाइल्ड मुझे राजेंद्र नाथ जब एक टांग पे खड़े हो गए, उई 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 डार्लिंग, ऐसे बोलते थे, तो मैं खिल जाता था। वेरी कि मुझे लगता था कि यार ये पोपटलाल। हाँ। तो और मैं एकदम, मेरे अंदर से ऐसा खुशी, मतलब ऐसा ब्लड फ्लो मेरा बढ़ जाता था। तो अब भी बढ़ जाता है उनको देख के, जब भी उनकी मान लीजिए टीवी लगाया फिल्म आ रही है तो मैं खुश हो जाता हूँ उनको देख के। एक पंजाबी फिल्मों में एक आर्टिस्ट लेजेंड कलाकार रहे हैं, मेर मित्तल साहब,
वो आते थे स्क्रीन पे, कई बार पंजाबी फिल्में हम लोग देखते थे वीडियो कैसेट मंगा के, तो उसके अंदर जब आए हाय मैं क्या गली का दिया है, ओए होए होए होए, उनको देखते थे, वो बड़ा मजा आता था। और जब जब कैसेट आने शुरू हुए होंगे तब जॉनी लीवर को भी सुनते थे आप? जॉनी लीवर साहब को सुना मैंने, सुदेश भोसले साहब की भी कैसेट जो थी वो खरीदी मतलब मैंने किसी से पहले मांगी थी, फिर थोड़े देर पैसे जोड़ के मैंने खरीदी थी। पिकनिक एक उन्होंने एल्बम निकाली थी, हाँ, और जॉनी लीवर ऑफ कोर्स बड़े सारे शोज करते थे, और वो देखे मैंने उनके बड़े सारे। अभी अभी 2021 में हम बैठे हुए हैं और आपने एक नया स्टेप ले लिया है अपने करियर का, कॉमेडी से ड्रामा में आ गए हैं। ड्रामा से आगे आपका भविष्य क्या है? अगले 5 साल में अपने खुद को कहाँ देखते हैं? हालांकि आप प्लानिंग में यकीन नहीं करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता है, लेकिन विश अब कुछ है, विश लिस्ट बनाई है आपने? 5 साल पहले अगर हम यही बात कर रहे होते तो मैं जो पता नहीं बोल रहा होता। होता तो मेरे ख्यालों में भी नहीं था जो आजकल चीजें हो रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो ख्यालों में होगा। हाँ, इतना है कि जो मिलेगा, जो मुझे अच्छा लगेगा, और जब मुझे चूज करने का मौका मिलेगा और उनमें से जो अच्छा लगेगा वो करूँगा। कभी ऐसा भी होता है जब चूज करने का मौका नहीं होता, आपके सर्वाइवल की बात होती, तो वो फेज भी आ सकता है। पर जो मुझे बेहद प्यार है जिस चीज़ से, वो है एक्ट करना, एक्टिंग करना, इस कला से। और मैं चाहता हूँ कि इस बाकी चीज़ें ना सोचते हुए मैं इसको अच्छे से निभाता रहूं, और जो उसके साथ होगा होगा वो मुझे नहीं पता, वो मेरे हाथ में नहीं है। गीता की थ्योरी है कर्म फल, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो बहुत फल की बहुत इच्छा। धन्यवाद सुनील, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू सो मच। आप भी सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए।